हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर के आए हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक वो भी 2023 का सेकेंड सीटिंग सामाजिक विज्ञान। चलिए आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और आप एक एक करके, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक भी क्या कीजिए, निकाल करके बैठ जाइए और उसमें सही सही टिक आउट कर लीजिएगा और याद कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि पीछे पूछे गए सवाल को ही क्या करते हैं, बिहार बोर्ड जो है वो अगले ईयर पूछ दिया जाता है। तो आप इसे बढ़िया से क्या करें, क्वेश्चन बैंक को याद कर ले, रिवीजन कर ले। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर आपका तैयारी क्वेश्चन बैंक से ही सिर्फ हुआ है तो मान लीजिए कि आपका तैयारी 45% हो चुका है और एग्ज़ाम में 45% क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में सेकेंड सीटिंग में। देखें जो 16 तारीख 2 महीने 2023 को क्या किया गया था, एग्ज़ाम लिया गया था। चलिए 2023 का सेकेंड सीटिंग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन हम पढ़ करके सुना देते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। तो आपको बता दें कि ये जर्मन भाषी समुदाय ने किया था। कौन? जर्मन भाषी समुदाय ने वो गठन किया था। ब्रुसेल्स, यहाँ बोल रहे हैं ना कि ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया था, तो वो जर्मन समुदाय ने किया था। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न बोला गया है कि सरकार का उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। तो बता दें नगर निगम का प्रमुख कौन होगा? तो नगर निगम का प्रमुख होगा महापौर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय जो शामिल है? यहाँ पे बैंकिंग लिखा है, व्यापार, पुलिस, तो ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षा क्या होता है ना कि समवर्ती सूची में शामिल होता है। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है, थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन हम पढ़कर सुना देते हैं। लिखा गया है कि राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। राष्ट्रवादियों और यूके के बीच सरकार के बीच में कब समझौता हुआ था? आपको बता दें कि 1998 ईस्वी में उनके बीच में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न लिखा गया है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने में इनकार कर दिया था। तो आपको बता दें कि राजा ज्ञानेंद्र क्या किया था, वो स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार से हम लोग अगला 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा गया, इधर देखिए बढ़िया से फ्रेश में देखिए लिखा गया, अब आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो आपको बता दें कि क्या है, आपको पता ही होगा। तो क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है, क्या लिख रहा है कि निम्न में से किस देश की एक दलीय प्रणाली है, यानी निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो आपको बता दें कि यह प्रणाली जो है ना वह आपको चीन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चीन में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो आपको बता दें, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अब हमको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह नहीं है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न लिखा गया कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो आपको बता दें आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप मौजूद है। तो आपको बता दें भारत में क्या है, वह मौजूद है, भारत में मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया 11वां नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्मों को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दें महात्मा गांधी ने ऐसा बात कहा था। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। 13 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल बोल रहे हैं ना, तो साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो आपको समाजवादी पार्टी का है, क्या है, चुनाव चिन्ह है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो बता दें कि स्थानीय शासन से क्या है, इसका संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न लिख रहा है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? आने का उदाहरण नहीं है मतलब कौन आने का उदाहरण नहीं है? तो आपको बता दें, भारत में ऐसा उदाहरण नहीं दिया गया है। ये इसका आंसर होगा ए, 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? संगठन से ही था, मेजनी का संबंध बोल रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपको बता दें कि कार्बोनरी है ना, यहाँ पे लिख रहा है ना कि कार्बोनरी है ना, कार्बोनरी संगठन से था। चलिए 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना बोल रहा है, तो आपको बता दें ये जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? किस देश से है? तो बता दें कि हंगरी से है। किस देश से है? हंगरी से है। 21वां प्रश्न बोल रहा है कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ड्यूमा का जो गठन हुआ था वो 1905 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था। 22वां प्रश्न बोल रहा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत जो है रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो आपको बता दें कौन सी संधि हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से क्या हो गया था ना, वो जब हुआ था तो वो बाहर हो चुका था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। लिखा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पोट्सड है ना, पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था तो बता दें जापान का आत्मसमर्पण, जापान का आत्मसमर्पण का था, जापान का आत्मसमर्पण का था। 25वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो टेलीग्राम रेलवे और टेलीग्राम किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको बता दें कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया। 26वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27वां प्रश्न बोल रहा है कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न बोल रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती जो है ना, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। 29वां प्रश्न बोल रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। चलिए 30वां प्रश्न बोल रहा है कि इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे रे बाबू, बताओ जल्दी कौन थे? तो जॉन कौन थे? तो जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को बता दें कि स्वेज नहर को कब खोला गया? तो 1869 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला गया था। 32वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत के प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत के प्रथम सूती उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित होता? तो मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ? मुंबई में स्थापित हुआ था। 33वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें इब्राहिम रहीमतुल्ला थे। इब्राहिम रहीमतुल्ला थे। 34वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी बाबू? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। 35वां प्रश्न बोला गया है कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो 1929 की आर्थिक मंदी का जो है ना, आर्थिक मंदी का जो असर पड़ा था वो अमेरिका देश पे पड़ा था। किस पे? अमेरिका देश पे पड़ा था। 36वां प्रश्न बोला गया है कि युद्ध उत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? यानी युद्ध मतलब लड़ाई के लिए कि पैसे के नाम किस संस्था का गठन किया था? किस संस्था? तो बताया गया कि इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गठन किया गया था। 37वां प्रश्न बोला गया है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो ये यूरो है। कौन है?
यूरो है। चलिए 38वां प्रश्न बोला गया है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को जो शुरू किया था वह एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने क्या किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया गया था। चलिए बोल रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। चलिए 40वां प्रश्न बोला गया है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो है वह यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो है वह यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का था। चलिए 41वां प्रश्न लिखा गया है कि किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा प्रस्तुत किया था वह किसने किया था? तो बता दें कि ब्रूंटलैंड आयोग ने किया था। ब्रूंटलैंड आयोग ने क्या किया था कि वह सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। 42वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो कौन है रे बाबू? ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हम ये प्रश्न को छोड़ देते हैं। आगे लिखा गया है तो बता ही देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बांगर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। चलिए लिखा गया 43वां प्रश्न की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी बाबू? तो बता दे इसका जो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, जल बोला गया है, जल नीति जो है वो कब लागू? सितंबर 1887 ईस्वी में लागू हुई था। प्रथम जल नीति लागू किया गया था। चलिए बोल रहा है कि जिम्स कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम्स कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में क्या है? जिम्स कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 45वां प्रश्न लिखा गया है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? रिजर्व कौन सा है? तो आपको बता दें कि डुबरी सैखोवा है। डिब्रू है ना, डिब्रू सैखोवा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर बोल रहा है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग होता है किस लिए? तो मलेरिया के लिए ना। क्यूनाइन का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 47वां प्रश्न लिखा गया है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल प्रसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? यानी कितने भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं वो प्रसंस्करण के केंद्र काम कर रहे हैं? तो वो 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। 48वां प्रश्न लिखा गया है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत बोला कि भारत के प्रथम विद्युत संयंत्र है ना, विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। प्रथम कहाँ की गई थी विद्युत संयंत्र की स्थापना? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न लिखा गया है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा बोला गया है। तो कैगा जो है वह कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में है विद्युत केंद्र। चलिए 50वां प्रश्न देखिए। 50वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सर्वाधिक संभावना जो राजस्थान में। किस राज्य में? सर्वाधिक संभावना राजस्थान में। 51 नंबर प्रश्न बोला गया है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का उदाहरण इनमें से सभी हो जाएगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलिए 52 नंबर प्रश्न लिखा गया कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थानीकरण नहीं करता है? तो स्थानीकरण कौन नहीं करता है? तो स्थानीकरण राजमा नहीं करता, बाकी सब करेगा। चना भी करेगा, मटर भी करेगा, मूंग भी करेगा, लेकिन राजमा जो है वो नाइट्रोजन का स्थानीकरण नहीं करता है। चलिए 53 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि भारत के बफर स्टॉप कौन बनाता है? तो बफर स्टॉप कौन बनाता है रे बाबू? तो भारतीय खाद्य नियम बनाता है। कौन? भारतीय खाद्य नियम बनाता है। चलिए कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य नियम बनाता है। 54 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि भारतीय लौ और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय लौ और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था बाबू? तो देखो ये जो है ना भारतीय लौ यानी HSCO के स्थापित कहाँ स्थापित किया गया था? बरनपुर में किया गया था। कहाँ? बरनपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न बोला गया है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपको बता दें गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए 56 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद के हल्दिया से जोड़ता है? तो इलाहाबाद का हल्दिया से कौन जोड़ता है बाबू? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ेगा। 57 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह जो है इन्नौर बोला गया, इंदौर नहीं, इन्नौर। तो इन्नौर जो है ना, इन्नौर बंदरगाह जो है वह कहाँ है? तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न लिखा गया कहलगांव तापीय विद्युत किस जिला में अवस्थित है? यानी कहलगांव जो है तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो अगले क्वेश्चन बैंक में भी देखे 2024 में कहाँ है? भागलपुर में अवस्थित है। कहाँ? भागलपुर में। 59 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद जो है मानव निर्मित आपदा है।
चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया कि कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्ण सागर बांध कृष्ण नदी पर नहीं है बाबू, वो कावेरी नदी पर होगा। कहाँ? कावेरी नदी पर है। चलिए 61 नंबर प्रश्न लिखा गया कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अधिक केंद्र से उत्पन्न होती है। कहाँ से? अधिक केंद्र से उत्पन्न होती है। 62 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है बाबू? भूकंप तरंग बोल रहा है। देखिए तो कौन है? तो आपको पता होगा, तो सिस्मोग्राफ है। कौन है? सिस्मोग्राफ है। चलिए 63 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ किस लिए होता है? तो वह जल के अभाव के कारण होता है। कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है। चलिए 64 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? देखो क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से सभी नहीं होगा, बात समझो पहले क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक बोला गया है। अधिक प्रभावित कौन होता है? अधिक प्रभावित कौन होता है? अधिक प्रभावित कौन होता है? तो बता दें, महासागरीय गर्त होता है। कौन? महासागरीय गर्त होता है। चलिए 65 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बता दें कि इन्फोसिस है। इन्फोसिस क्या है? वह बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए 66 नंबर लिखा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ जो है वह किस क्षेत्र को मिला है? आप लोग कमेंट में बताइएगा किस क्षेत्र को मिला है, औद्योगिक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। इसको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र को मिला है। चलिए 67 नंबर प्रश्न लिखा गया कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? यानी कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो है वह किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो बता दें, वह इसका जो आंसर होगा बाबू वह कृषि क्षेत्र को मिलता है, क्योंकि वैश्वीकरण का सबसे कम इसी को मिलता है। 68 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारण की गई है? तो बता दें 24 कैलोरी निर्धारण की गई। कितनी कैलोरी? 24 कैलोरी की गई है। 69 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चीनी है, चमड़ा है, वस्त्र उद्योग है, लेकिन सीमेंट उद्योग नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो बता दें सीमेंट उद्योग नहीं है। 70 में प्रश्न लिखा गया है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी। क्या लिखा है? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी लिखे हैं। चलिए 71वां प्रश्न क्या लिखा गया है? लिखा गया निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय का गणन की जाती है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आय विधि कहते हैं। 72वां प्रश्न लिखा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी बाबू वह 1975 ईस्वी में की गई थी। चलिए 73वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है? तो विशेष रूप से जो होता है चालू और जमा खाता जो होता है विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है। 54वां प्रश्न लिखा गया कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वह आंध्र प्रदेश से हुई थी। चलिए 75वां प्रश्न लिखा है कि औद्योगिक उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ISI मार्क का यूज करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया 77 नंबर लिखा गया है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया था? तो किस में बदल दिया गया था बाबू? बोल रहा है कि निर्धारण है ना, निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है किसमें बदला था? तो वह विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया। किसमें? विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न हो रहा है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी रोजगारी भी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके लिए सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही है। बोला गया 79 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो बता दे कब की थी रे बाबू? तो ये जो किया गया था वह 8 नवंबर 2016 को किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 को किया गया था। प्रधानमंत्री जो हैं वह विमुद्रीकरण का घोषणा कर दिए गए थे। 70 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं।
और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपका क्वेश्चन बैंक से तैयारी बढ़िया हो जाता है तो आपको बोल रहे हैं कि 45% जो है वह एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन बैंक से ही भिड़ेगा। चलिए, तैयारी बढ़िया हो और विशेष ध्यान दीजिए और पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़िए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िए।